नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत। तो आरआरबी ग्रुप डी 2026 की जो परीक्षाएं हैं 3 अगस्त से आप लोग की स्टार्ट होनी है। आज 13 जुलाई हो गई है, यानी कि गिनती के जो 20 दिन है आपके एग्जाम के लिए वो बचे हैं। अब इसमें अगर हम मैथ सेक्शन की बात करें तो जितना इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए कंसेप्ट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मूले वाला पार्ट। अगर आप लोगों को सही फॉर्मुलेज मालूम है तो प्रश्न आप सेकेंडों में कर सकते हो। वहीं पर अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो चाहे जितना आसान सवाल आया हो वो आपसे नहीं होएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, इस वीडियो में मैथ्स 2 पार्ट में आपकी होती है, अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स। अरिथमेटिक के टॉप 10 फॉर्मुलेज मैं यहां पर आपको देने जा रहा हूं, जिससे हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये चीज मैं गारंटी के साथ आज भी यहां पर यूट्यूब पर बोल सकता हूं कि जो 2026 वाली परीक्षा होगी उसमें हर शिफ्ट में जो है एक ना एक फॉर्मूला आज की क्लास से जो है वो जरूर फंसेगा, है ना। मिनिमम मैं कह रहा हूं, मैक्सिमम तो हो सकता है कि 3-4 फॉर्मूले जो है आपके हर शिफ्ट में यहां पर फंसे, जो कि एक काफी बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से एग्जाम रिलेटेड वीडियोस हम यहां पर लाते रहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यहां पर आज अरिथमेटिक यानी कि अंक गणित के टॉप 10 फॉर्मूले जो है वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि अरिथमेटिक से आप लोगों की परीक्षा में 65% जो सवाल है वो बनते हैं। एडवांस मैथ से बाकी के बचे 35%। तो अगर आपको एडवांस मैथ्स पे भी वीडियो चाहिए होगा टॉप 10 फॉर्मुलेज वाला, वो कमेंट कर देना, उस पर भी हम वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है, अब जो 65% सवाल बनते हैं इसमें भी मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो कौन कौन से चैप्टर से होते हैं, इन 7 चैप्टर से। प्रतिशत से लगभग 13% सवाल बनते हैं। लाभ हानि से 12%, फिर अनुपात समानुपात, समय चाल दूरी, समय कार्य, औसत और ब्याज, जिसमें साधारण चक्रवृद्धि दोनों शामिल है। इन सबसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। मैंने एक अलग से टॉपिक वाइज वेटेज वाला वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब जिसके लिए आपने वीडियो खोला है सीधे उसी पे आते हैं बिना जो है देरी किए हुए। तो चैप्टर जो 1 है सबसे पहले हमारा प्रतिशत, मैक्सिमम वेटेज वाला। इसमें कौन कौन से फॉर्मुलेज आपको जो है मालूम होने चाहिए, एकदम आपकी जुबान पे होने चाहिए, जो कि डेली आपको अभी से लेकर एग्जाम तक रिवाइज करने हैं। ठीक है, उसमें पहला है आपके सामने ये, किसी भी प्रतिशत का आपको भिन्न निकालना आना चाहिए। और ये बड़े सिंपल से तरीके से हम निकाल सकते हैं। कोई भी प्रतिशत दिया गया है x%, उसका अगर मुझे भिन्न पता लगाना है तो बस 100 से भाग देना होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 16 2/3% है, तो इसका फ्रैक्शन 1/6 होता है। ये कैसे आता है, बस आपको जो है 100 से भाग देना है। जैसे 16 2/3% लिखा है, ये हो जाएगा 16 तिया 48 और 2 जोड़ने पे 50/3, और ये प्रतिशत में है। जैसे ही मैंने 100 से भाग दिया, ये इसका भिन्न मुझे दे देगा, है ना। 50 से नीचे 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी आपका 6 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से 12.5% का जो है वो 1/8 हो जाएगा। 12.5% यानी कि आपका हो जाता है ये 25/2, और जैसे मैंने 100 से भाग दिया, ये यहाँ पे 4 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये इसका फ्रैक्शन आ गया है 1/8। इसी तरीके से एग्जाम में बदल बदल के आपसे पूछता रहेगा, है ना। आपको आ गया है, कोई सा भी आपके सामने प्रतिशत आ जाए, फ्रैक्शन आप उसका निकाल सकते हो। प्रतिशत में ही जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का फॉर्मूला हो जाता है, और ये सिर्फ प्रतिशत में ही नहीं इस्तेमाल होता, ये आप लोगों का जो आगे आने वाले चैप्टर्स होते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इसको दूसरा नंबर दिया। इसको कह सकते हैं हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमिक प्रतिशत। क्या हो जाता है फॉर्मूला, a+b+ab/100। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी की इनकम है ना, एक बार जो है मान लो वो 10% से जो है, एक बार या तो वो 20% से बढ़ाई जा रही है ना, फिर वो 20% से कम करी जा रही है। अब आपसे प्रश्न में पूछ लेगा कि बताओ यार नेट चेंज कितने का आया है, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से जो है पता लगा सकते हो, a+b+ab/100। बस एक पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला क्या है कि अगर इंक्रीज की बात होती है यानी कि वृद्धि की, तो हमेशा प्लस साइन लेंगे, और अगर डिक्रीज की यानी कि जो है कमी की बात होगी तो हम माइनस साइन यहां पर लगाएंगे। राइज में प्लस, फॉल में माइनस। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, किसी व्यक्ति की जो आय है
पहले 20% से बढ़ाई गई, फिर 20% से कम करी जा रही है। तो देखो प्लस का 20 और माइनस का 20 रखेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, 400/100 वो हमको 4 दे देगा। ठीक है, उसी फॉर्मूले में मैंने रखा, तो इस तरीके से मेरा जो जो भी यहाँ पे नेट परसेंटेज चेंज है वो निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे -4% आ गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग यहां पर फॉर्मूला देखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस हमारे चैप्टर का। ठीक है, इसमें सीधा अगर प्रॉफिट परसेंट निकालने को आ जाए या सीधा लॉस परसेंट निकालने को आ जाए, सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमेशा प्रॉफिट हो या फिर लॉस, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकाला जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करके हम निकालते हैं, जहां पे प्रॉफिट आपका आ जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने पे। ठीक है, अगर तुमको यहां पर लॉस आ जाए तो लॉस भी जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाला जाएगा। ठीक है, हम लॉस का भी लिख दे रहे हैं। लॉस के लिए क्या हो जाएगा, ये इंटू 100। ये आपको लॉस प्रतिशत अगर कभी निकालने को आ जाए, इस तरीके से आप निकाल पाओगे लॉस परसेंट। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, है ना। प्रॉफिट परसेंट का ये हो गया, लॉस परसेंट का ये हो गया। ठीक है, लाभ में क्या होता है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। हानि में क्या होता है, हानि में कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, हानि में कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। अब प्रॉफिट एंड लॉस में ही एक दूसरा फॉर्मूला है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने जरूर सुन रखा होगा, इसको एग्जाम से पहले देख कर जाना है। जब दो वस्तुओं को सेम मूल्य पर बेचा जाता है, या फिर आसान भाषा में बोले कि दो आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस जो है जब वो सेम होता है, तो क्या फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, चले देखते हैं। ठीक है, व्हेन एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम। ठीक है, दो आर्टिकल्स, उनको समान मूल्य पर बेचा गया। एक को बेचने पे क्या हुआ था, एक मूल्य को बेचने पर हुआ था हमारा X% का प्रॉफिट, एक वस्तु को बेचने पर X% का प्रॉफिट हुआ था। दूसरी वस्तु को जब हमने बेचा तो हमारा X% का लॉस हो गया है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कुल लाभ या फिर हानि कितने की होगी, तो हमेशा ओवरऑल आपकी जो है वो हानि ही होगी। कितने की हानि होगी, x²/100 इतने परसेंट की। ठीक है, x²/100%। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, सरल सा है, कोई मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। जब दो आर्टिकल्स को सेम प्राइस पर बेचा जा रहा है, एक पर हुआ है X% प्रॉफिट, दूसरे पर हुआ है X% लॉस, ओवरऑल हमेशा लॉस ही होएगा x²/100% का, x²/100%। ठीक है, आ गया ये वाला। चलो, चौथा हम लोग देखते हैं अपना चैप्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट में कौन कौन से फॉर्मूलेज हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो डायरेक्टली डिस्काउंट का हो गया, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर निकाला जाता है, हमेशा मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य के ऊपर। तो कैसे हम निकालेंगे, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे, इससे हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। और वो हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर निकाला जाता है, तो अपॉन में मार्क प्राइस इंटू 100 कर दिया, ये डिस्काउंट परसेंट आ गया हमारा। सिंपल था। ठीक है, अब डिस्काउंट में ही जो डिस्काउंट में मैं बताऊं कि हमारे 2 से 3 फॉर्मूले जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो वो सब मैंने डिस्काउंट के भीतर ही शामिल किए हैं, है ना। अब डिस्काउंट में एक और फॉर्मूला जो बहुत जरूरी है आपके लिए है, वो है सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमिक छूट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई वस्तु है, उसके अंकित मूल्य पर पहले 20% की फिर 10% की जो है दो क्रमिक छूट दी जाती है, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट। आपको अगर पूछ ले कि बताओ नेट डिस्काउंट कितने का होगा, फॉर्मूला आपके सामने है x+y माइनस XY/100। ठीक है, इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं जो एग्जाम्पल दिया मैंने। 20% और 10% की दो क्रमिक छूट है, तो 20 लिखा, 10 लिखा, माइनस क्या करेंगे 20 × 10 और अपॉन में 100 करेंगे तो 2 बचेगा आपका। तो इस तरीके से 28% आपका जो है ये नेट डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, 20 और 10 का नेट डिस्काउंट तो 28 होता है ना, सीधे जोड़ के नहीं बता देते हम, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब डिस्काउंट में ही एक तीसरा फॉर्मूला जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हमारा सीपी और एमपी में रिलेशन, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस। ठीक है, क्या हो जाता है एक बार देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस
अपॉन मार्क प्राइस किसके बराबर हो जाता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, दोबारा से बोलते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और ये सब फॉर्मुलेज आप लोग को इतनी बार दोहरा देने हैं, डेली डेली जब रिवाइज करोगे तो एकदम आपकी जुबान पर रहेंगे एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा, सीपीएमपी का सवाल है, तुरंत आपके दिमाग में फॉर्मूला आ गया, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो अगर डिस्काउंट 10% का है और प्रॉफिट 20% का हो रहा है, तो सीपी और एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, तो 90 और 120 यानी कि 3 और 4 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी एक चीज देके आपसे दूसरी वाली चीज वो पूछ लेगा, आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट के सारे फॉर्मुलेज इंपॉर्टेंट। पांचवा रेशियो का देख लेते हैं। रेशियो प्रपोर्शन में ऐसा यार कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन अगर एक कंसेप्ट छोटा सा है उसको फॉर्मूले की तरह समझना चाहोगे तो समझ सकते हो यहां पे। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल से ही समझाता हूं। 600 रुपए है, ये ए और बी के बीच में बांटे जाने हैं 2 और 1 के रेशियो में। इसमें से ए का हिस्सा कितने का होगा अगर मुझे पता करना है, तो ए का हिस्सा 2 यूनिट हो जाएगा टोटल 3 में से। ठीक है, ए का हिस्सा 2 यूनिट हो जाएगा टोटल 3 में से, तो हम लोग ऊपर ए का हिस्सा करते हैं, अपॉन में दोनों के हिस्से को जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, और ये 600 रुपए में से निकालना था, तो इनटू जो हमारा टोटल अमाउंट था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का हिस्सा आ जाएगा 400 रुपए। ठीक है, रेशियो में कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन ये कंसेप्ट है, इसको फॉर्मूले की तरह समझना है तो कैसे समझ सकते हैं आपने देखा। ठीक है, ए का हिस्सा बताना तो ऊपर ए का हिस्सा लिखा, अपॉन में जितने भी लोग थे, अगर 3 लोग थे तो 3 लोग आ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे 2 ही थे तो मैंने ए प्लस बी किया, इनटू जो टोटल अमाउंट था वो। ठीक है, धनराशि जब बांटी जाती है तो इस तरीके से किया जाता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें 2 फॉर्मुलेज बहुत जरूरी हैं। ठीक है, देखेंगे दोनों हम लोग। ये फॉर्मूला तो मालूम ही होना चाहिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि इसी की मदद से बाकी भी आपके निकल के आ जाएंगे, है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये मालूम है तो आप दूरी भी निकाल सकते हो, समय का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, ये अगर याद है तो। ठीक है, ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, साथ ही साथ में इसमें जो यूनिट कन्वर्जन है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपको कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो आप 5/18 से गुणे करोगे। जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटे से मुझे मीटर प्रति सेकंड में जाना था, तो मैं क्या है 5/18 से देखो गुणे करूंगा, ये 2 बार कट जाएगा, 2 पंजे आपका 10, ये उत्तर आ गया है। और उल्टी तरीके से भी आपको जो है ये याद रखना है, एक तरफ से याद है दूसरी तरफ से हो ही जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुणा, और अगर रिवर्स बोला जाएगा तो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन भी इतनी ही जरूरी है यहां पे जितना आपका फॉर्मूला था। नेक्स्ट, इसमें एवरेज स्पीड का हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। अब एवरेज स्पीड में ध्यान देना, अगर कभी आपसे बोला जाए कि एक जर्नी है वो 2 इक्वल पार्ट में तय करी गई है, इक्वल पार्ट यानी कि इक्वल जो दूरी है वो होना यहां पर अनिवार्य है ना। तो हम औसत चाल कैसे निकालेंगे, 2xy बटे में x प्लस वाई करके। ठीक है, चलो, जब दूरी जो है बराबर हो, है ना, पूरी जर्नी है 2 बराबर हिस्सों में तय करी गई है, तो ये बिल्कुल मत लगा देना कि आपने x प्लस वाई जोड़ा और 2 से भाग दे दिया, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया है, x की चाल से, वापसी इसने करी है y की चाल से। औसत चाल कैसे निकालेंगे, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। यहां पे देख लो 2xy अपॉन में x प्लस वाई, तो आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। ये एक उसका एग्जाम्पल था। ठीक है, चलो, ये एवरेज स्पीड आपका हो गया। नेक्स्ट 8वां देख लेते हैं, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, टाइम एंड वर्क में भी बहुत कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको देख लेते हैं यहाँ पे। कि जैसे मान लो ए किसी काम को x दिन में कर सकता है, बी किसी काम को y दिन, दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, x गुणा वाई बटे में x प्लस वाई। ठीक है, ए काम को 10 दिन में, बी काम को 15 दिन में कर लेता है, दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, तो 10 गुणा 15 और बटे में 10 प्लस 15, तो आपका ये 6 दिन आ जाएगा। सिंपल था, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसी टाइम एंड वर्क में एक और कंसेप्ट बहुत जरूरी है आपका, ये वाला, रेट गुणा डेज बराबर वर्क। रेट क्या है, कोई व्यक्ति जिस एफिशिएंसी से काम करता है, यानी कि कुशलता एक तरीके से, या कार्यक्षमता बोलते हैं हम लोग, वो है।
दिन आपको मालूम ही है, वर्क यानी कि कार्य हो जाता है, कार्य, है ना। रेट गुणा डेज बराबर वर्क, बहुत जरूरी आपका रिलेशन है। अब अगर मान लो कि दो लोग सेम काम कर रहे हैं, दो केस में सेम काम किया जा रहा है, समान कार्य किया जा रहा है, तो आपका रेट गुणा डेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, R1D1 बराबर R2D2। इसी से ये वाला कंसेप्ट भी निकल कर आता है, जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग इसको M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2 करके याद रखते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो होता है वो R1 होता है, क्योंकि वहां पे हम लोग रेट लिखते हैं, है ना। R1D1H1 अपॉन W1 बराबर R2D2H2 अपॉन W2, है ना। तो मान लो जैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूं कि 10 व्यक्ति हैं, वो 12 दिन काम करते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे, और काम का मान लो कि इन्होंने 40% कंप्लीट कर दिया है। अब कितने व्यक्ति जो है उस काम को मान लो 10 दिन में कर सकते हैं, जो कि प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं, और काम का इन लोग को करना है इस बार 80% मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे जो है कोई भी एक डेटा मिसिंग करके पूछ लेगा। भाषा से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से सवाल की मैं बात कर रहा हूं। जब टीम में लोग नहीं दे दिए जाते हैं तो वाले सवाल हो गए। 9वां प्रश्न आपके पास है एवरेज का। 9वां जो फॉर्मूला है एवरेज, औसत, जो नॉर्मल औसत होता है। औसत कितनी भी संख्याओं का आपको निकालना है, उनका योग निकालिए, बटे में कुल जितनी संख्याएं उससे भाग दे दीजिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपका औसत जो है निकल कर आ जाएगा। सिंपल है, लेकिन आएगा हर बार। एग्जाम्पल 10, 20, 30 का औसत निकालना है, तीनों को जोड़ा आपने, 3 से भाग दे दिया, आंसर आ गया। 4 संख्याएं होती तो चारों को जोड़ते, 4 से भाग दे देते, आंसर आ जाता। अब 10वां हम लोग का जो है लास्ट चैप्टर, ब्याज। इसमें भी 2 फॉर्मूले हैं, दोनों देखते हैं। साधारण ब्याज तो सबको मालूम ही होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये मूलधन है, ये ब्याज की दर है, और वो समय है। ये हो गया साधारण ब्याज का। नीचे आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला है। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो वो प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100, और इसकी पावर में T है, ठीक है। अमाउंट अगर आपको निकालना है यानी कि मिश्र धन, वो कैसे निकल कर आएगा, प्रिंसिपल जो मूलधन हो गया आपका, गुणे में 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर में T, T जहां पे समय है, ठीक है। चलो, और इसी में एक जो फॉर्मूला आप लोग जरूर देख के जाना, इंस्टॉलमेंट वाला खूब पूछे जाने लगा है। 2000 जो अभी लास्ट हुआ था आपका 25 से 26 में एग्जाम हुआ था, उसमें भी साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त पे खूब सवाल आए हैं। क्या होता है फॉर्मूला आपके सामने है, और इसको क्लास में याद करवा दे रहा हूं मैं, 1-2 बार बोलो, याद हो जाएगा। 100 इंटू अमाउंट अपॉन में 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम, टाइम -1 अपॉन 2, है ना। पहली बार देखोगे तो कठिन लगेगा, है लेकिन आसान। 100 इंटू अमाउंट अपॉन में 100 इंटू टाइम प्लस रेट, टाइम -1 अपॉन 2, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट भी इनका ले सकते हैं। ये आपके थे सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूले, जो कि आपकी परीक्षा में जरूर से पूछे जाएंगे। अब आपको करना क्या है, ये जो 10 फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं, ठीक है, और बहुत जल्द आपका जो है, हाँ, 15-20 मिनट के भीतर हमने कवर कर लिया है। इसको जो है एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करके जाइएगा, डेली इसको रिवाइज करते रहिए ताकि आपके परफेक्ट हो जाए, ठीक है। बाकी हम लोग मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। अगर एडवांस मैथ्स का भी आपको ऐसे चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। जय हिंद सभी को।